हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं 29 अप्रैल को टारगेट करके यानी कि 2023 की तैयारी कर रहे हैं, जेएनवीएसटी 2003 की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने आपके लिए सीरीज चलाई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। डेली मैं एक वीडियो डिलीवर करता हूं आप सभी को के लिए, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला मैं लेकर के आता हूं। और ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, उसमें उसको आप ज्वाइन कर लेना। वहां से आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उनको मैं उठाता हूं, एंड जो लगते हैं कि इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को मैं लेके आता हूं यहाँ पे आप सभी के सामने शॉर्ट ट्रिक के साथ बहुत अच्छे से सॉल्व करवाता हूं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज ये तीसरा दिन है हमारा, तीसरा या चौथा दिन है। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चंस के साथ। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, सेशन स्टार्ट करने से पहले, अगर आप 2023 की तैयारी कर रहे हैं नवोदय विद्यालय की, तो द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड कीजिए। उस ऐप के अंदर आपको ऑनलाइन बैचेस मिल जाएंगे। नवोदय विद्यालय 2023 की तैयारी के लिए हमारा अर्जुन बैच चल रहा है। 2024 की तैयारी के लिए हमारा नवोदय अल्फा बैच चल रहा है। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर टेस्ट, एक्सरसाइज मटेरियल एंड एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा जिसमें आप अपने डिस्कशंस कर सकते हो। ठीक है, अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो 2024 के लिए, तो हमारा सैनिक अल्फा बैच है। इसमें एनरोल करके आप अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हो। सैनिक स्कूल के लिए सारी फैसिलिटीज वही हैं, बेहतरीन बहुत ही फैसिलिटीज आपको मिलने वाली हैं इन ऑनलाइन बैचेस में। सबसे अच्छा जो प्रिपरेशन का अभी माध्यम है आपके लिए, वो है ये नवोदय का 50 मॉडल पेपर का सीरीज। तो अगर आप एक फाइनल टच देना चाहते हैं, क्योंकि ना ये जो मॉडल पेपर्स होते हैं ये पेपर के पैटर्न के होते हैं बिल्कुल, इसमें क्वेश्चंस सेम उसी प्रकार के, सेम वही पैटर्न, उतना ही टाइम आपको देना होता है, तो एक एग्जाम वाली फीलिंग आती है। ये वीडियो सॉल्यूशंस के साथ है, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो नवोदय की 50 मॉडल पेपर की सीरीज भी हमारे ऐप के अंदर है, इसमें आप इनरोल करके भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी मॉक टेस्ट वगैरह ये सारी चीजें हैं, आप जा करके एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बच्चों के नाम बता देता हूं जिन्होंने कल का होमवर्क का जवाब दिया था। कल के होमवर्क का जवाब बहुत ही कम बच्चों ने जवाब दिया था, लेकिन जिसने पहले जवाब दिया था सबसे, उसका मैंने नाम यहाँ पे लिया हुआ है। बाकी सारे बच्चों ने भी जवाब दिया था, लेकिन पहले वालों को मैंने लिया हुआ है। 2 होमवर्क दिया था, तो दोनों क्वेश्चंस में जिन बच्चों ने जवाब दिए हैं उनके ये नाम है। पहला है नितेश कुमार, बहुत ही बढ़िया बेटा, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखो। अगली बार से ना जो बच्चा बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन डिटेल सोल्यूशन मेरे को देगा, उसका नाम मैं लूंगा। एंड एक प्यारा सा दिल भी मास्टर ने दिया हुआ है। तो रानू का क्वेश्चन आया है 15 मिनट, देखते हैं ये क्वेश्चन। ये रानू का आंसर वैसे आया है सेकंड क्वेश्चन का जो होमवर्क हमने दिया था। 15 मिनट, देखते हैं सही है कि नहीं, है ना। वो तो सॉल्व करने में पता चलेगा, बट हाँ कम से कम कोशिश की, बहुत अच्छा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। बाकी होमवर्क वाला लास्ट में करेंगे, और लास्ट में मैं होमवर्क भी दूंगा आप सभी को। ठीक है, ये क्वेश्चंस, होमवर्क वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं मैं दिखाता हूं कल वाले। तो डेली आपको होमवर्क मिला करेगी। ये एक होमवर्क का क्वेश्चन अपना है, और दूसरा होमवर्क का क्वेश्चन अपना किधर गया, एक और, हाँ एक ही होमवर्क का क्वेश्चन है। तो ये दोनों हम लोग लास्ट में करेंगे। उसके पहले सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल ये देखो, बहुत ही आसान से सवाल से बेटा, बोर्ड मास का क्वेश्चन। बदमाश वाला नियम नहीं कर सकते कि यार, बोर्ड मास क्या कहता है? ये कहता है कि भाई साहब पहले ब्रैकेट को आप सॉल्व कर लो, उसके बाद जहां ऑफ यानी कि का आ जाए उसको सॉल्व कर लो, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यहां आप देखो कि सबसे पहले किसको आप सॉल्व करोगे। आप देखो बेटा, बड़ा ब्रैकेट भी है, ये मझला वाला ब्रैकेट भी है, ये छोटा ब्रैकेट भी है। तो बड़ा, मझला, छोटा, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको? छोटे वाले बच्चे को। तो ये छोटे को सबसे अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। 8 × 2 बराबर ये 16 हो गया। सबसे पहले तो इसकी कहानी खत्म करते हैं। ठीक है, 8 × 2 ये 16 हो गया। अगले स्टेप में क्या होगा, 2 × 42 माइनस ये 13 और प्लस जो बेटा यहां पे 16 रख देंगे, 13 + 16, ये छोटे वाले की कहानी खत्म। अब बचा कौन सा अगला ब्रैकेट, हमें इसे सॉल्व करना है। तो ये 13 है, ये 16 है, जुड़ करके 19 हो गए। तो 2 × 42 - 19। ठीक है, इसकी भी कहानी खत्म। 42 - 19 करोगे आप तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 23। तो 2 × 23 कितना हुआ, 23 दूना 46। ऑप्शन में नहीं है क्या, कहीं हमने गलती की क्या? एक बार देखते हैं। यहां पे 8 दूना 16 हो गया, 8 दूना 16, और 16 और 13, 1 मिनट, यहां हमने गलती कर दी ना बेटा, 16 और 13 ये 29 हुआ ना, 29। ठीक है,
यहां पे ये 13 आ जाएगा और 13 दूना 26, हमारा आंसर आ जाएगा 26। ठीक है क्या? चलो बहुत ही शानदार। तो ये आसान सा सवाल था, स्टेप बाय स्टेप आप इसको इस तरीके से सॉल्व करोगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल करो कमाल भैया, ये देखो, ये बढ़िया सवाल है, करो बेटा। कह रहा है कि महेश 15% की हानि पर अपनी घड़ी सुरेश को बेचता है। यदि वह उसे 36 अधिक में बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। महेश sold his watch to Suresh at a loss of 15%. Had he sold it for rupees 36 more, he would have gained 10%. Find the cost price of the watch. देखो, महेश ने अपनी एक घड़ी जो है किसको बेची बेटा? सुरेश को बेची इसने अपनी एक घड़ी। ठीक है, कितने परसेंट के हानि पर? तो कह रहा है भाई 15% के हानि पर बेच दिया इसने, 15% के लॉस पे इसको बेच दिया। तो हमने यहां पे लिखा भाई -15%, 15% के लॉस पे बेच दिया। ये कह रहा है कि अगर वह उसे 36 रुपए अधिक में बेचता तो 10% का लाभ होता। भाई अब तो बेच चुका है, अब पछता रहा है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो 15% में बेच चुका है, लेकिन फिर भी पछता रहा है भाई, अगर मैं 36 रुपया और ऐंठ लेता उससे तो मेरे को 10% लाभ हो जाता। कितना? 10%। तो मान लो कि बेटा ये जितने में भी बेचा यार, कुछ भी हो, उसकी वैल्यू कुछ भी हो, हमें नहीं पता, मान लो X रुपए में बेचा था। अगर ये 36 रुपए और ज्यादा में बेचता तो इसको 10% का लाभ हो जाता, है ना? 10% का लाभ हो जाता। अब यहां बात ध्यान से समझना, ये 15% की हानि है। जैसे मैं अगर नंबर लाइन पे ऐसे बनाऊं तो ये कोई ना कोई क्रय मूल्य होगा, मान लो X रुपए में उसने खरीदा है। जब उसने 15% की हानि पर बेची तो चीज यहां लिखेंगे हम लोग, -15% हो जाएगा। और 10% अगर वो लाभ में बेचता तो +10% इधर आता, है कि नहीं? बात समझ रहे हो? जैसे कि ये कॉस्ट प्राइस को बीचों बीच रख दिया हमने, 10% का लाभ का मतलब कि ज्यादा रुपया मिल रहा है तो इसको हमने दाहिने तरफ रख दिया। 15% हानि का मतलब यह हुआ कि कम रुपए मिल रहे हैं, मतलब इसको हमने बाएं तरफ रख दिया। इन दोनों के बीच का अंतर देखना बेटा। देखो, इसके बीच की दूरी कितनी? 10। इसके बीच की दूरी कितनी? 15। 15 और 10 मिला करके 25% हो गया। अब बहुत सारे बच्चे यहां गलती यही करते हैं, पता है, ये 10% है, -15 कर देते हैं तो -5 निकल के आता है आंसर। ये गलती नहीं करनी है आपको, डिस्टेंस, अंतर निकालना है। और हमेशा ध्यान रखना, अंतर बड़े में से छोटा घटता है। ठीक बात है? तो बड़े में से छोटा अगर घटाएंगे तो बड़ा वाला कौन सा है? +10 बड़ा है ना, और -15 छोटा है। तो ये +10 में से हम लोग अगर -15 को घटाएंगे, तो अभी तो घटाने वाला चिन्ह लगाया नहीं हमने, तो घटाएंगे तो माइनस यहां लगेगा, तो 10 माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। 10 + 15 = 25, तो 25 यहां से भी आएगा। कहने का मतलब ये है ना, आपको अंतर निकाल लेना है, डिफरेंस निकाल लेना है, इस वाले हानि का यानी कि लॉस का, और इस वाले प्रॉफिट का यानी कि फायदे का। ठीक है, तो 25% का फायदा होता अगर वो 10% पे अधिक में बेचता। आपसे ये कहा जा रहा है भाई कि ये 25% की वैल्यू और कोई नहीं बल्कि 36 रुपए है। समझ में आ रही है बात? कह रहा भाई सुनो, उसने पहले घड़ी, अब ध्यान से सुनना बात, अभी हम मिस मत करना, उसने घड़ी पहले 15% के नुकसान पे बेच दिया, ऑलरेडी बेच दिया। अगर वो 10% के लाभ पर बेचता तो उसको 36 रुपए ज्यादा मिलते, मतलब 25% ज्यादा मिलता। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये 25% की वैल्यू 36 है? बोलो बेटा, ये 25% की वैल्यू 36 है ना? अच्छा, अगर 25% की वैल्यू 36 है तो गुरुजी का जंतर, गुरुजी ने कहा कि बेटा अगर 25% की वैल्यू 36 है, तुम निकालना चाहते हो 100% की वैल्यू। क्यों? क्योंकि हमेशा 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 यहां पे लिखो CP = 100% होता है। ये चीज भैया गांठ बांध के रख लो, ये चीज हमेशा काम करेगी। CP = होता है 100%। ठीक है भाई? चलो, तो हमें निकालना है किसकी वैल्यू बेटा? हमें निकालना है 100% की वैल्यू। हमें पता किसकी वैल्यू है? 25% की वैल्यू। 25% की वैल्यू कितनी है? तो 36 है। 36 से गुणा कर दो, 25 चौके 100, और 4 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 4 6 का 24 को 4 हासिल 2, 4 3 12, 2 14, 144 हमारा आंसर हो गया। क्या तुम वही हो जिसकी हमें तलाश थी? क्या तुम वही हो? क्रय मूल्य, हाँ जी,
100% की वैल्यू हमेशा क्रय मूल्य को 100% ही लेते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो यानी कि 100% क्रय मूल्य की वैल्यू 144 आ गई और 144 ही हमारा करेक्ट आंसर है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच इज 144। भैया 144 को प्यारा सा आंसर मान लो। अच्छा, अब जरा चेक करते हैं बेटा कि वास्तव में आंसर सही है या मास्टर ऐसे ही भौकाल काट रहा है। देखते हैं, जैसे देखो 144 रुपया जो है वो सीपी है, अगर वो 15% कम में बेचता है मतलब ये है 100%, 15% कम में मतलब वो बेचेगा 85% में। 85% की वैल्यू कितनी होगी? 144 गुणे 85/100 अगर मैं करता हूं तो देखते हैं कितना होगा। ये 17 × 5 = 85, तो 5 से 17, 5 से ये 20 हो गया, 4 × 5 = 20 और ये 4 × 3 = 12 और 2 × 24, 4 × 6 = 24, 36। ये तो कुछ करने से रहा बेटा। अच्छा, इतना परसेंट कहने का मतलब ये हुआ कि 144 का 15% हानि पे बेचा था क्या? एक मिनट देखते हैं, 15%, हाँ ठीक है। तो ये 36 × 17/5, 36 × 17 करना पड़ेगा क्या? कर ही लेते हैं। 17 × 6 = 102, 10, 17 × 3 = 51, 10, 61/5% का उसको नहीं, इतने रुपए की मतलब हानि हो गई, इतने रुपए में उसने बेचा, ठीक है। अच्छा, अगर वो 10 पर ये माइनस 15% पे वो बेच रहा है, अगर वो प्लस 10% पे बेचता तो 144 का प्लस 10% मतलब 110%, 110/100 हमें करना पड़ता। अगर मैं इसको काट दूं तो कितना हो जाएगा? ये 4 से काटना पड़ेगा ना, 4 × 5 = 20 और ये 4 से कितना हो गया? 36 हो गया। 5 से इसको भी मैं काटूं तो 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 22 × 36। ये तो सीधे सीधे कट जा रहा है भाई, सरासर अन्याय है, सरासर अन्याय है। हमने कुछ गड़बड़ किया क्या? एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि 15% प्लस 10%, 25% की वैल्यू 36 है। 36 में अधिक बेचता तो 10% का लाभ होता। हाँ जी, 10% का लाभ तो होता, लेकिन 25% की वैल्यू, ये 15% की हानि हुई थी, 36 अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, ठीक है। तो ये 15, 10, 25%, 36 अधिक में 25% की वैल्यू 36, 3 × 4 = 12, 6 × 4 = 24, 144 तो हो रहा है। 144 हो रहा है बेटा। हम लोग आंसर को चेक करने में गलती कर रहे हैं। जैसे 144 में से अगर मैं 15% घटा देता हूं तो यहां से 5, 17 × 5 = 85, 5 से काटा तो 20 हो गया और 4 से काटा तो इधर, और इधर तो कट जा रहा है। कहीं आंसर चेक करने में गलती कर रहे हैं। लास्ट में इसको चेक करते हैं बेटा, ठीक है। लास्ट में एक बार और इसको चेक करते हैं। वैसे 144 ही हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। देखते हैं, रुक जाओ थोड़ी देर रुको, चेक ही कर लेते हैं, 1 मिनट। 144 अगर 15% की हानि पर बेचता है, 36 रुपये अधिक में बेचता तो 10% का लाभ होता। 15% की हानि पर बेचा मान लो, तो 100 में से 15 हमने घटा दिया, 85% की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। तो 17 × 5 = 85, 5 से काट दिया, 17, 5 से काट दिया तो 20 आ गया, फिर 4 से काट दिया तो 4 × 5 = 20, ये इतना आ गया। तो यानी कि इतने रुपए में बेचा हमने। अगर 36 एक्स्ट्रा में बेचते, 36 रुपये एक्स्ट्रा में बेचते तो 10% का लाभ हो जाता। 10% का लाभ मतलब इसका 110%, तो 110%, 144 का 110%, 110% का लाभ हो जाता। तो 110%, 22 × 5 = 110, 5 से काटा तो 22 हो गया, 5 से काटा, अरे यार यहाँ पे हमने गलती कर दी बेटा। देखो ये 5 से काटा तो ये 20 हुआ ना, यही गलती कर गए थे हम लोग। उसके बाद फिर 4 × 5 = 20 और ये 4 से 36, ठीक है। यहाँ तभी मैं कह रहा हूँ, ठीक है। 22 × 6 = कितना हुआ? 20 × 6 = 120 और 2 × 6 = 20 × 6 = 120 और 2 × 6 = 12, 132, ठीक है। और 13 हो गया, 22 × 3 = 66 और 13 कितना हुआ? 66, 69, 79, 79/5, ठीक है बेटा। अभी देखो, अभी आंसर सही आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है इसका अंतर और इसका अंतर 36 आना चाहिए। इन दोनों के बीच का अंतर अगर 36 आएगा तो हमारा आंसर सही है। 792 में से 612 घर घटा दोगे तो 0, 9 में से 1 = 8 और 7 में से 180 और बटे 5, 36 आ रहा है। बिल्कुल सही आंसर बेटा। हम तो परेशान हो गए यार, ऐसे कैसे गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। देखो अब बात ध्यान से समझना, यहां हमने कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ी कर दी थी। 144 रुपया उसका क्रय मूल्य है,
15% कम में बेचता है, मतलब 100 में से 15 घटा दो, मतलब 85% में बेचता है, और 85% की वैल्यू हो गई 612/5। जब वो 10% अधिक में बेचता है तो 100 और प्लस 10 मतलब 110% की वैल्यू निकालेंगे, तो 144 का 110% निकाल रहे हैं, मतलब इतना आ रहा है। तो जब लाभ हो रहा है 10% का तो इतने में बेच रहा है, जब 15% की हानि हो रही है तो इतने में बेच रहा है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना आना चाहिए? 36। क्यों? क्योंकि इससे 36 रुपए ज्यादा में ये बेच रहा था। ठीक है, करेक्ट है। यहां से इस तरीके से ये चीज आप निकाल सकते हो। बाकी चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, ये देखो, ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन था और बहुत बच्चे इसको गलत करके आ गए थे, पता है। ऐसे क्वेश्चन को हमें ऑप्शन से चेक करना होता है। देखो वैसे क्या लिखा है, देखो, एक संख्या को उसके अंकों का योगफल, एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है, परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी। देखो इसमें अगर इंग्लिश में लिखूं तो सम ऑफ डिजिट्स is subtracted from a number, the result will always be divisible by, देखो ठीक है, डिविजिबल बाई मतलब यहां पे कुछ भी रहेगा। ठीक है, तो इसमें ये पूछ रहा है कि कोई भी संख्या आप ले लो, उस संख्या के अंकों का जो समीशन है, जैसे कि मान लो मैंने ले लिया 65। अब 65 में क्या क्या है? 6 है और 5 है, तो 6 और 5 11 हो गया। कह रहा है कि किसी भी संख्या में से उसके अंकों का योग घटा देना है, तो 65 में से 11 घटा दो। 65 में से अगर आप 11 घटाओगे तो ये कितना हो गया? 54 हो गया, 54 हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो 54 है वो हमेशा किस संख्या से विभाजित होगी, डिविजिबल होगी। देखो ऑप्शन में क्या क्या है बेटा? 8 है, 8 से विभाजित होगी क्या ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। 5 से? बिल्कुल नहीं। 2 से? इस बार तो हो जा रहा है लेकिन हर बार नहीं होगा। ठीक है, अभी ये 54 किससे किससे हो रहा है? 5 और 8 से तो नहीं हो रहा है जी, 9 से और 2 से हो रहा है। अब 2 ऑप्शन हमारे पास बचे हैं, एक और संख्या लेकर के ट्राई करते हैं। जैसे मान लो मैंने 72 ले लिया अगर, तो 72 के अंकों का योग कितना हो गया? 7 + 2 = 9। अगर मैं 72 में से 9 घटा दूं बेटा तो मेरे पास बचेगा 63। अब हमें उत्तर की जांच किसमें किसमें करनी है? पहले तो हमारे पास ये 2 बचा है, ये 9 बचा है, इन्हीं दोनों में से जांच करनी है। तो 2 और 9 में से अगर हम जांच करें तो भाई 2 से तो विभाजित नहीं है ये। 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए होता है? 2 से डिविजिबल होने के लिए इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 चाहिए होता है। यहां पे 3 है, तो ये संख्या 2 से तो विभाजित नहीं है। क्या ये 9 से डिविजिबल है? 9 से डिविजिबल है। 9 सत्ते 63, खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है बेटा, तो यानी कि ये 9 से डिविजिबल है। तो आप कोई सी भी संख्या ले लो दुनिया की, अगर उसके अंकों का योग उस संख्या में से, उस नंबर में से आप घटा देते हो तो जो रिजल्ट आएगा ना वो हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन से ऐसे चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया बेटा? कृष्णा का ये क्वेश्चन था। आप भी अपने क्वेश्चन भेज सकते हो, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उससे आप ज्वाइन हो जाओ, मतलब उसको आप ज्वाइन कर लो ताकि आप अपने डाउट्स भेज पाओ। ठीक है बेटा, चलो 1-2 सवाल और करते हैं और उसके बाद हम लोग, अच्छा ये बड़ा अच्छा सा सवाल है, ये एक आशु का क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा, और बहुत ज्यादा बच्चे इसमें गलती करेंगे इस क्वेश्चन में। क्या कह रहा है जरा सवाल सुनो बेटा, बहुत ही प्यारा सवाल है। देखो मेरे पास 100 रुपए के नोटों का एक पैकेट है जिन पर संख्या 321 से 341 क्रम तक अंकित है। मेरे पास कुल कितने रुपए हैं? 100 रुपए की नोटों की गड्डी है, बहुत पैसा वाला आदमी है, समझ रहे हो। 100 रुपए की नोटों की गड्डी है जिसपे 321 से लेकर के 341 तक के क्रम अंकित हैं। जैसे अगर बैंक से नया नया नोट निकालने जाते हो तो लगातार वाली संख्याएं रहती हैं उस पे, जैसे कि लास्ट में 512, 513, 514, इस तरीके से वो गड्डी में एक के बाद एक आते रहता है ना। तो उसी तरह से कह रहा है। अगर एग्जाम्पल, छोटे एग्जाम्पल से लेकर के चलते हैं, जैसे मान लो कि अगर मेरे पास 3 नोट हैं, कितने बेटा? 3 नोट हैं। एक नोट पे लिखा है लास्ट में, एक नोट का नंबर है 512, दूसरे नोट का नंबर है 513 और तीसरे नोट का नंबर हो गया 514। ठीक है,
3 नोट है अपने पास। अब अगर मुझे इससे निकालना है कि कितने नोट हैं तो कैसे निकालूंगा? मैं 514 में से 512 घटाऊंगा, तो 514 में से अगर 512 घटाता हूं मैं तो मेरे पास कितना आएगा? 2 आएगा। यानी 2 नोट हैं? नहीं, एक और जोड़ना पड़ेगा, तो +1 कर दिया हमने, यानी कि मेरे पास 3 नोट हैं। कहने का मतलब यह है बेटा कि लास्ट वाले क्रम में से पहला वाला क्रम घटा दो और जो रिजल्ट आ रहा है उसमें एक आप ऐड कर दो। ठीक है, तो लास्ट जैसे ये 514 है, 514 में से 512 घटा दिया, जो भी रिजल्ट आ रहा है उसमें एक ऐड कर दो। तो उसी तरह से इसमें क्या लिखा हुआ है कि 321 से 341 तक अंकित है, तो 341 बड़े में से छोटा घटा दो, 321 कितना आया? 20 आया। अब 20 नोट नहीं है, इसका मतलब ये जब 20 आंसर आ रहा है इसका मतलब 21 नोट है। क्यों? एक हमें जोड़ना होता है, अभी मैंने एग्जांपल से बताया। 3 नोट हैं तो बड़े वाले में से छोटा घटा करके एक जोड़ दो। 4 नोट हैं, जैसे कि मान लो एक पे 2 लिखा हुआ है, एक पे 3 लिखा हुआ है, एक पे 4, एक में 5 लिखा हुआ है, तो 5 में से 2 घटाया 3 आया, लेकिन नोट तो 4 है, तो यानी एक हमेशा जोड़ना पड़ेगा। तो ये बड़े वाले में से छोटा वाला घटा करके 20 आया और एक हमने जोड़ दिया, यानी मेरे पास 21 नोट हैं। और चूंकि हर एक नोट बेटा 100 रुपए का है, तो 21 गुणे 100 बराबर मेरे पास 2100 रुपए हो गए। बात समझ में आ रही है? बराबर मेरे पास 2100 रुपए हो गए। अच्छा बेटा, जो ये फोटोज तुम लोग भेजते हो ना, थोड़ा क्लियर भेजा करो ताकि बोर्ड पे डायरेक्टली क्रॉप करके मैं ले लिया करूं। ठीक है, तो बराबर 2100 रुपए हो गए। आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, 4th वाला ऑप्शन से हो जाएगा। समझ में आया आशु? तो इसी तरह के क्वेश्चंस आप भी भेज सकते हो टेलीग्राम ग्रुप में। बाकी चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का होमवर्क मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले कल का होमवर्क अभी कर लेते हैं बेटा। कल वाला होमवर्क पहले करते हैं। कल वाला होमवर्क किधर गया? रुक जाओ, कल वाला होमवर्क किधर गया रे भैया? ये देखो, ये है हमारा कल वाला होमवर्क। इसको करते हैं। इसमें आपको क्या करना था? सबसे छोटी भिन्न बतानी थी, सबसे छोटी भिन्न। तो अगर सबसे छोटी भिन्न बतानी है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बतानी है, सबसे पहला काम क्या करोगे कि हर को देखेंगे, डिनोमिनेटर कैसा है। अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो भाई जो अंश छोटा वो भिन्न छोटी, जो अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी। यानी अगर डिनोमिनेटर, अगर नीचे वाला पार्ट छोटा है तो ऊपर वाले पार्ट का कंपैरिजन करेंगे, जो बड़ा वो भिन्न ही बड़ी हो जाएगी, यानी कि फ्रैक्शन ही बड़ा हो जाएगा, और जो अंश छोटा है वो फ्रैक्शन भी छोटा हो जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पे 5 और 5 देखा, 3 और 9 में कौन छोटा? तो 3/5 छोटा। ठीक है, यहां पे हमने 7 और 7 देखा, तो 8 और 2 में कौन छोटा? 2/7 छोटा। तो भाई बड़े बड़े वालों का तो काम खत्म, तुम जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। अभी हमको तुम्हारी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। तो बच्चे बेटा 3/5 और 2/7, तो इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं। ये दोनों तो उड़ गए, ये दोनों तो उड़ गए। कैसे भाई? क्यों उड़ गए? क्योंकि ये देखो, इनमें और इनमें कंपैरिजन किया तो ये बड़ा निकल गया। हमको सबसे छोटी भिन्न निकालनी है, तो इन दोनों में से बड़े वाले को हटा दिया, छोटे वाले को ले लिया फाइनल खेलने के लिए। इन दोनों में से बड़े वाले को हटा दिया, छोटे वाले को ले लिया फाइनल खेलने के लिए। 3/5 और 2/7, इन दोनों में जब हम कंपैरिजन करेंगे 3/5 और 2/7, तो बेटा हमें पता है तिर्यक गुणा की ट्रिक कि 7 3 21 और 5 दूना 10, 7 3 21 हो गया और 5 दूना 10 हो गया। यानी सबसे इसमें बड़ा कौन सा है? ये 21 आ रहा है और ये 10 आ रहा है। तो कहने का मतलब बड़ा वाला ये हो गया ना 2/7, 2/7 ये बड़ा हो गया। यानी हमारा आंसर हो गया 2/7 विल बी करेक्ट आंसर। सॉरी, ये मतलब छोटा वाला हो गया, मैं क्या ही बोल रहा हूं, ये सबसे छोटा वाला हो गया। और हमें वही तो निकालनी है ना बेटा, न्यूनतम भिन्न निकालनी है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालनी है, छोटे से छोटी भिन्न निकालनी है। ठीक है, तो 2/7 ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, 2/7। ठीक है बेटा, चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, यदि कोई गाड़ी, ये होमवर्क वाला अपना क्वेश्चन है, होमवर्क वाला क्वेश्चन देखो बेटा। कह रहा है कि यदि कोई गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो गंतव्य स्थान पर 10 मिनट विलंब से पहुंचती है, परंतु यदि वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो केवल 5 मिनट विलंब से पहुंचती है। तो अपनी यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय है। देखो, एक कार जो है स्टार्ट हुई, कार बाइक जो कुछ भी आप मान लो, यहां से स्टार्ट हुई, मान लो इस प्लेस से स्टार्ट हुई, इस प्लेस से उसने स्टार्ट किया चलना,
और यहां तक उसको जाना है, मान लो कहीं भी जाना है, या फिर ऐसे करते हैं ना, टाइम का एक काम करते हैं, टाइम का ग्राफ बनाते हैं। जैसे कि मान लो बेटा 9 बजे, सुबह 9 बजे मान लो वो गाड़ी चलना स्टार्ट की, ठीक है। अगर वो चलती है 30 की चाल से, भाई अगर इसकी चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा मान लो, ठीक है, तो वो पहुंचती है 10 मिनट लेट से, मतलब उसको 10 बजे पहुंचना था मान लो। अगर मान लो 10 बजे पहुंचना, हमें नहीं पता, अच्छा चलो x बजे मान लेते हैं, मान लो इतने, 1 मिनट, मान लो इतने टाइम पे उसको पहुंचना था, ठीक है। वो पहुंच रही है 10 मिनट लेट से, है ना, तो 10 मिनट लेट कर दी भाई, यहां पे 10 मिनट उसने लेट कर दिया। चलो अब उसने पिछली गलती से सीख लिया, कहा भाई 30 की चाल से जा रहे थे तो 10 मिनट लेट हो गया है, अब की बार स्पीड बढ़ा देते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं, तो अब की लेट नहीं होना चाहिए। देखते हैं, तो इस बार उसने 45 की स्पीड कर दी। कितनी स्पीड कर दी? 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड कर दी। अब देखो बेटा, जब उसने 45 की स्पीड कर दी फिर भी टाइम से नहीं पहुंचा, 5 मिनट फिर भी लेट हो गया। पहुंचना था उसे इस टाइम पे, जो भी ये टाइम हो, 10 बज रहा हो, 10:10, 11 बज रहा हो, जो भी बज रहा हो, उसको पहुंचना था इस टाइम पे, वो पहुंच रहा है 5 मिनट लेट। कितना मिनट लेट? 5 मिनट लेट वो पहुंच रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? अब हमने ये माना बेटा कि ये x टाइम है, मतलब यहां से और यहां तक, यहां से यहां तक उसको जाने में x टाइम लगना चाहिए था। अगर 30 की स्पीड से जा रहा है तो 10 मिनट लेट से पहुंच रहा है, अगर 42-45 की स्पीड से जा रहा है तो 5 ही मिनट लेट से पहुंच रहा है। सवाल को कैसे लगाएंगे, समझो बात ध्यान से। जो कार डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ना, वो कांस्टेंट है। जैसे अगर उसको 15 किलोमीटर चलना था तो 15 ही चल रही है, अगर उसको 10 चलना था तो 10 ही चल रही है, अगर उसको 50 चलना था तो 50 ही चल रही है। दूरी सेम है, यहां से यहां जा रही है तो डिस्टेंस इज कांस्टेंट, डिस्टेंस सेम है। तो अगर डिस्टेंस सेम है, याद करो बेटा कि फॉर्मूले में क्या क्या होता है, तुम देखो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। यही तो एक हमारा इकलौता फॉर्मूला है इसमें। अगर डिस्टेंस को मैं सेम कर दूं, डिस्टेंस जो है कांस्टेंट कर दूं, ये ना बढ़ रही है डिस्टेंस, ना घट रही है, डिस्टेंस उतनी ही तय करनी है। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो हमारे पास s बचा और t बचा, तो हमें फॉर्मूला लगाना है S1 T1 बराबर S2 T2। ये फॉर्मूला लगा दो। क्यों बेटा? क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, यानी S इंटू टी डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस इधर भी और डिस्टेंस इधर भी, समझ रहे हो। ये फॉर्मूला लगाना है S1 T1 बराबर S2 T2। अब S1 क्या है? पहली स्पीड। पहली स्पीड कितनी थी बेटा? 36 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो पहली स्पीड जो है आप 36 लिख लो, देखो यहाँ पे ये 36 किलोमीटर, सॉरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो पहली स्पीड आप 30 लिख लो। तो हमने यहाँ पे पहली स्पीड 30 लिख ली, ठीक है। पहला टाइम कितना था, अभी टाइम पे आते हैं, लेकिन सबसे पहले दूसरी स्पीड लिखो। दूसरी स्पीड क्या? 42 है, 45 है, दूसरी स्पीड है 45 है, तो दूसरी स्पीड हमने 45 लिख ली। अभी अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम जो है पहले कितना वो ले रहा है, जब 30 की स्पीड से चल रहा है तो x और 10, यानी टाइम ले रहा है x प्लस 10। जब वो 45 की स्पीड से चल रहा है तो टाइम ले रहा है x तो लेगा ही लेगा प्लस 5, तो वो टाइम ले रहा है x प्लस 5, यानी पहले उसकी टाइमिंग जो है वो x प्लस 10 है, एंड सेकेंड केस में जो टाइमिंग है वो x प्लस 5 है, ठीक है। सेकेंड केस में टाइमिंग x प्लस 5 है, तो पहले हमने टाइमिंग को लिखा x प्लस 10 और सेकेंड केस में हमने टाइमिंग को लिखा x प्लस 5, ठीक है। लेकिन ध्यान से समझना, यहां फिर हम गलती कर रहे हैं। गलती क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो स्पीड हमारी दी गई है वो स्पीड जो है बेटा, वो स्पीड दी गई है किलोमीटर प्रति घंटा में, जबकि हम लोग टाइम मिनट में ले रहे हैं। हमें टाइम को घंटे में बदलना पड़ेगा, है ना। यूनिट सेम रहना चाहिए। अगर हम यहाँ पे स्पीड ले रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटा, तो भाई टाइम के साथ अन्याय काहे कर रहे हैं? टाइम को भी हमें किस में लेना पड़ेगा? मिनट, घंटे में लेना पड़ेगा। तो ये 10 मिनट है ना, घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग दे दो, ये भी घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग दे दो, ठीक है। अब मामला बराबर है जी। देखो 30 का x में गुणा किया तो 30x आ गया, एंड प्लस 30 का 10 में गुणा किया तो 300 आ गया बटे 60, बराबर 45 का x में गुणा किया तो ये 45x आ गया, एंड 45 का 5 में गुणा किया तो 225 आ गया बटे 60, ठीक है। यहाँ पे जो कट पिट रहा है भैया उसको काट पिट लें। ये 6 6 6 पंजे 30,
यानी ये तो 5 आ गया, सीधी सी बात है बेटा। यहां पे अगर मैं काटूं तो 25 से तो कटेगा नहीं, 15 चौके 60, हाँ जी, और ये हो जाएगा 15 दहा में 150, 15 करने 15, यहाँ पे कर लेते 15 पंजे 75, 15/4, ठीक है। यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 15/4 आ रहा है। इस 15/4 को इधर लेके आ जाए, इस 30 को इधर लेके आ जाए, तो 5 - 15/4 बराबर 45x - 30x। 45 में से 30 घटाया तो ये आ गया 15x आ गया, ये 4 पंजे 20 आ गया, 20 में से 15 घटाया तो कितना आया 5 हुआ, तो 5/4 बराबर 15x। अब यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूं बेटा, तो मेरी बात सुनो, ये 15 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 15 का डिवीजन हो जाएगा, तो 5/4 और 15 का डिवीजन होगा, यानी कि बटे के नीचे 15 को रखेंगे ना, तो ये हो जाएगा x, ठीक है, बराबर x। यहां से देखो अगर मैं इसको काट दूं तो 5 तिहाई 15 हो गया, यहां पे 1 बचा, तो 4 तिहाई 12, यानी कि 1/12, 1/12 ये x की वैल्यू हो गई, 1/12 ये x की वैल्यू हो गई, ठीक है। 1 ये जो 12 है, ये तुम क्या समझ रहे हो, क्या ये टाइमिंग है, मतलब क्या ये मिनट में टाइमिंग है ना, ये टाइमिंग घंटे में है भाई। सारी चीजें तो हमने घंटे में निकाली, ये यहां पे हमने आवर्स में बदल दिया, यानी कि घंटे में बदल दिया था, इधर भी, तो जो फाइनल टाइमिंग निकल के आएगी ये भी तो घंटे में आएगी ना बेटा। तो अगर फाइनल टाइमिंग घंटे में निकल के आ रही है, इसको हम मिनट में बदलना चाहें तो 1/12 × 60 कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही 7 से मल्टीप्लाई किया मास्टर, टाइमिंग निकल के आ गई मिनट में, है ना। और यही हमारा प्यारा सा करेक्ट आंसर है बेटा। बात समझे कि नहीं, अरे बतिया समझ में आई, बोलो। 5 मिनट हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। यानी x की वैल्यू हमारी आ गई, हमने x की वैल्यू को माना था, ओरिजिनल वैल्यू जो थी वो x की वैल्यू थी, ओरिजिनल टाइमिंग, यानी ओरिजिनल टाइमिंग जो है वो 5 मिनट ही है, ठीक है। हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओरिजिनल टाइमिंग 5 मिनट। कॉन्सेप्ट देख रहे हो, बट इसमें सिर्फ बहुत भारी भरकम तुम्हें देखने में लग रहा है, लेकिन जितना भारी लग रहा है उतना भारी है नहीं वास्तव में। ये सवाल बेटा उतना भारी नहीं है। हमें कॉन्सेप्ट लगाना है, जैसे समझो, सोचो आप कि डिस्टेंस तो सेम तय कर रहा है, वो दूरी वो सेम चल रहा है, तो पहले वाला डिस्टेंस को हम बराबर कर देंगे दूसरे वाले डिस्टेंस से, है ना। पहला डिस्टेंस बराबर होता है s1 × t2, तो पहला s1 × डिस्टेंस बराबर होता है s × t, यानी कि स्पीड इंटू टाइम। तो पहला वाला स्पीड इंटू टाइम s1 t1, दूसरा वाला स्पीड इंटू टाइम s1 t2, दोनों को बराबर कर दिया, सिंपल, है ना। तो s1 t1 = s1 t2, हमने यहाँ पे दोनों को बराबर कर देना है। s1 मतलब पहली स्पीड लेना है, और टाइमिंग मतलब पहली वाली टाइमिंग लेनी है। हमने माना कि x टाइम पे उसको पहुंचना चाहिए, 10 मिनट लेट हो गया, इस 10 मिनट को हमने घंटे में बदल लिया, तो x + 10/60, इतना घंटा पहला वाला टाइमिंग हो गया। दूसरा टाइमिंग हो गया x + 5/60, ये दूसरी टाइमिंग हो गई। तो यहां पे बेटा हमने स्पीड रख दिया, हमने टाइम रख दिया, इसी को सॉल्व कर दिया, फाइनली x की वैल्यू आ गई, और जो x की वैल्यू आई वही है 5 मिनट, हमारा करेक्ट आंसर है ना जी। देखा कितना आसान है, बहुत ही आसान से क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ऐसे खेल खेल में तुम लोग कर लोगे। अब चलो मैं तुम्हें होमवर्क कुछ दे देता हूं, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं, लेकिन आज के सेशन में नहीं, अगले सेशन में फिर कराता हूं। बाकी के होमवर्क वाले क्वेश्चन ले जाओ बेटा। ये होमवर्क नंबर 1, ये क्वेश्चन आपको करना है कमेंट सेक्शन में, जो सबसे पहले और डिटेल सॉल्यूशन देगा उसको भैया मास्टर का दिल मिलेगा, है ना। तो इसको अच्छे से आपको करना है। होमवर्क नंबर 1 ये है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और ये आपका है बेटा होमवर्क नंबर 2, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। ये है हमारा होमवर्क नंबर 2, ठीक है। तो इन दोनों को अच्छे से आपको करना है, इन दोनों क्वेश्चंस को, मतलब क्या आपको सारे ही क्वेश्चन अच्छे से करने हैं, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन जो है होमवर्क के लिए है। तो होमवर्क देखते हैं बेटा कि कौन सबसे पहले डिटेल में जवाब देता है। चलो, बाकी अगर आपने अभी बैचेस में इनरोल नहीं किया है तो इनरोल कर लेना। किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे कॉलिंग नंबर पे कॉल कर सकते हो, हेल्पलाइन नंबर पे, ये नंबर है 6260388361। चलते चलते एक बात और बता दूं कि अगर आप ये सारे कोर्सेज में इनरोल कर रहे हो तो अल्फा 10 कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेना, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ना। अल्फा 10 कूपन कोड का, द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड करो और अल्फा 10 कूपन कोड का यूज कर लेना। चलो बेटा, बाकी होमवर्क करो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, इसी तरह से तैयारी करते रहो। ऑल द बेस्ट।